होपफुली आप सबको मेरी आवाज क्लियर होगी. In previous class, we have discussed about the cracking, thermal cracking. In next, we will discuss about the cracking type as well as the polymerization. The next one type of the cracking is catalytic cracking. If you remember, the word catalyst is responsible for what? The rate of reaction. Rate of reaction. Catalyst क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है. किस तरह? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है एंड रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है. यानी रिएक्शन स्लो होता है उसे वो क्या करता है? फास्ट. तो कैटालिटिक क्रैकिंग यानी ब्रेकिंग ऑफ द लार्जर वन molecular mass compound with the less volatility break down into the smaller one, the large volatility is taking place in the presence of catalyst. पूरी डेफिनेशन में सिर्फ लास्ट में जाकर एक वर्ड ऐड हो जाता है. आप वहाँ पे ये भी लिखते हैं एट हाई टेम्परेचर एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. इस टॉपिक को याद करना बहुत आसान होता है क्योंकि आप एक ही डेफिनेशन याद करते हैं और सो वो तीनों डेफिनेशन निकल जाती हैं. सिर्फ हमें एग्जाम्पल पे ध्यान देना पड़ता है. तो ये प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. और आप जानते हैं आप कैटलिस्ट उन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं बेटा जो स्लो होते हैं ऑलरेडी. फिर हम उसे क्या करना चाहते हैं? हम उसे फास्ट जो है वो करना चाहते हैं बाय इंसर्शन ऑफ द कैटलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल आपने एक नाम सुना हैवी गैस ऑयल, या आपने डीजल ऑयल, या आपने नैप्था, या आपने केरोसिन. नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम मेरे साथ डिस्कस किए थे इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल. तो यहाँ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम वहां से लेते हैं हैवी गैस ऑयल C7H15, देन C15H30, C7H15. ये पूरा फॉर्मूला किसका है? हैवी गैस ऑयल. होता क्या है? हम यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 500 टू हम यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 500 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड कैटलिस्ट इज जियोलाइट. इसका मतलब इस हैवी गैस ऑयल के लिए आपको जियोलाइट कैटलिस्ट की जरूरत है. तो फिर आगे के लिए क्या करना है? जी बिल्कुल. इसका मतलब नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज होता जाएगा, कैटलिस्ट चेंज होता जाएगा. जियोलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर पहला कंपोनेंट मिलता है विच इज C7H16. अगर मैं C7H16 को CnH2n+2 के फॉर्मूला में रखूं इसका मतलब दैट इज N-heptene. नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट मिलता है आपने इक्वेशन को प्लस करके ही लिखना है. मैं ऐसे डाउनवर्ड इसलिए लिखी हूँ, आगे जगह नहीं है. दैट इज C7H14. CnH2n के पैटर्न पर है. इट मीन्स और कुछ नहीं तो ये 1-heptene हो सकता है.
एंड बाकी जो बच जाता है इट इज C15H30, जिसको हम फर्दर क्रैकिंग में डाल सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट बना सकते हैं। सही, हम इसे फर्दर क्रैकिंग में डाल सकते हैं और अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। दिस इज हाउ द कैटालिटिक क्रैकिंग इज वर्किंग। बस इसमें फर्क क्या हुआ, इतने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद हैं कि जाहिर सी बात है उसे तोड़ने में टाइम लगता है और फिर उसे स्ट्रेट चेन और यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो। लेकिन हम उसे फास्ट रखने के लिए यहाँ पे कौन सा कैटेलिस्ट एंटर करें, zeolite। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द क्रैकिंग, तो आपने क्रैकिंग की डेफिनेशन से लेकर और एग्जाम्पल यानी टाइप्स तक पूरा लिखना है, जैसे नोट्स में लिखा हुआ है वैसे ही। और अगर आपसे कभी ऐसे पूछा जाए स्टेट यानी डिफाइन क्रैकिंग एंड गिव इट्स टाइप्स विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, तब भी आपको इतना ही क्वांटिटी लिख कर आना है। अगर आपके पास 4 मार्क्स के लिए है तो आपने ये सब कुछ लिखना है, लेकिन अगर कभी ये 5 मार्क्स के लिए आ जाए तो आपने इसमें नोट्स में आप नजर डालेंगे तो वहां पे इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है 3 से 4 लाइन, तो आप सिर्फ वहां पे वो इंट्रोडक्शन ऐड कर देते हैं। अदरवाइज 4 मार्क्स के लिए आपके पास डेफिनेशन, टाइप्स विद देयर प्रॉपर एग्जाम्पल्स, आपके पास इनफ क्वांटिटी हो जाती है। सही, नेक्स्ट वन। अब ये जो हेप्टेन हेप्टीन मिलता है ना, हम चाहें तो उसको मजीद ब्रेक कर दें, मजीद क्रैकिंग में डाल दें, या फिर हम इसके लिए क्या कर दें, बहुत ही हेल्पफुल बात है कि हम यहाँ पर इसको जैसे भी यूज है, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, हम वहां पे इसे ले लें और इसकी यूजफुल प्रोडक्ट्स में इसे कन्वर्ट कर दें। यहाँ तक क्रैकिंग की बात कंप्लीट होती है। सही, हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे इट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, एक तो पॉलीमर, पॉलीमर, पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मर मीन्स होता है यूनिट। यानी पॉलीमर को आसान लफ्जों में बताऊं तो इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। मोनोमर, मोनो मीन्स वन एंड मर मीन्स यूनिट। इसका मतलब आसान लफ्जों में कहें तो स्मॉल मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन क्या है, आपके पास कॉम्बिनेशन है, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स। इसका मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में, एक जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म a large molecule which is called polymer, and the process is known as polymerization. And the process is known as polymerization. यानी अगर मैं आपसे कहूँ ना कि क्रैकिंग, तो क्रैकिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है। क्रैकिंग में बिल्कुल ऑपोजिट है क्या, पॉलीमराइजेशन। इस तरह बिल्कुल बात करते हैं इसमें।
जी क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाइड्रोजन इस इक्वेशन में बैलेंस नहीं है, तो चलें जरा पहले उनकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। 15 15 30 30 प्लस 30 60 है यहाँ। 16 प्लस 14 16 प्लस 14 जी इट्स वेरी सिंपल, आपके सामने है ना। 30 और 30 प्लस 30 60। पहले एक बार चेक कर लिया करें बेटा ना। ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर नेम किस पर डिपेंडेंट होते हैं? मोनोमर्स। यानी पॉलीमर का नाम कोई अलग से नहीं है, बल्कि वो मोनोमर से ही लिंक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनोमर है इथीन और n नंबर 50 60 100 500 n number of ethene molecule combined together, then it form a larger molecule which is known as polyethene। यानी नाम बता देता है इसका कि it is a polymer। For example, vinyl chloride। ठीक है, n number of molecule। तो जब ये n number of molecule आपस में कंबाइन होते हैं तो इसका नाम बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पहले नहीं, लेकिन आजकल लास्ट 5 to 10 ईयर्स से पॉलीमर इंडस्ट्री दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्री। नाउ द टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। The first one is addition polymerization। Addition polymerization is, अब ऐसा नहीं है कि ऐड कर लिया, सही है, समझ लेते हैं कि हाँ ये ऐड है, लेकिन जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन का वर्ड आए आप समझ जाइए देयर इज द एडिशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? These addition reaction are the identity of unsaturated hydrocarbons। Unsaturated hydrocarbons, unsaturated जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका सवाल होना चाहिए मैं इसका मतलब जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। एडिशन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जरूरी है कि डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड उस मॉलिक्यूल में मौजूद हो। और दूसरी एक और बात ये होती है कि इस एडिशन रिएक्शन में डबल और ट्रिपल में से एक या फिर दो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन। तो फिर बाकी कौन बचता है? सिर्फ सिग्मा। सिग्मा मीन्स यानी सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिमेन्स। तो ये मैंने आपको इसके रिएक्शन लिखने से पहले ही आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि व्हाट डू यू मीन बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। नाउ द नेक्स्ट, इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है तो आप सिंपल ये कहते हैं कि इन दिस मैनी मोनोमर्स adds with each other with the help of addition reaction। With the help of addition reaction। डेफिनेशन आप चाहे नोट्स में से देखिएगा, लेकिन एग्जाम्पल वहां पर एक नजर आएगी, लेकिन मैं एडिशन में एग्जाम्पल हम आपको ज्यादा बताते हैं ताकि आप उसे प्रॉपरली बता सकें।
The first one example, CH2 double bond CH2. What is this? Ethene. इथीन के मैंने दिए यहाँ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. 200 degree centigrade, approximately 100 atm and 0.0% of oxygen. ये इसकी कंडीशन है. टेम्परेचर एंड प्रेशर में वेरिएशन आ सकती है ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? चले मैं n के बजाय 3 मॉलिक्यूल से आपको ये प्रोसेस समझा दे. ये एक मॉलिक्यूल है इथीन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ये थर्ड वन मॉलिक्यूल. सही. अब होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन द पाई बॉन्ड, द सेकेंड वन बॉन्ड breaks just because the double bond contains first one sigma and second one pi. Pi is weaker and sigma is stronger. तो जो वीक होता है ना वो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर ही ब्रेक हो जाता है. जब वो ब्रेक होता है तो अब देखें इन कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट नजर आ रही है ना बॉन्ड ब्रेक होने के बाद. तो इनके पास कोई और मॉलिक्यूल तो आकर अटैच नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इनके दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड दोबारा? नो, बल्कि ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन. ये तो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, ऐड. अगर और भी मॉलिक्यूल होंगे तो मैंने ये जो राइट और लेफ्ट आखिर में बॉन्ड दिखाया है ये सिंपल एडिशन बता रहा है कि हाँ भाई दिस बॉन्ड इज ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द नेक्स्ट कार्बन. मैंने तो सिर्फ 3 की एग्जाम्पल दी. दिस ह्यूज मॉलिक्यूल, ये हम इसको किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, बजाय इतना ओपनली लिखने के हम इसको देखें कैसे प्रोडक्ट में बताते हैं. CH2 यहाँ बॉन्ड लगाया, यहाँ बॉन्ड लगाया और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया N. और अगर इसके मोनोमर का नाम था इथीन तो फिर इसके प्रोडक्ट का नाम होगा पॉलीइथीन. दिस इज हाउ डबल बॉन्ड इज ब्रेक and each carbon adds into each other to balance the valency. This is addition polymerization. ये इसकी पहली एग्जाम्पल. इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यकीनन पॉलीथीन आपने यकीनन नाम सुना है, जिसे आप पॉलीथीन बैग्स कहते हैं ना. वैरायटी ऑफ पॉलीथीन बैग्स मौजूद है और पाकिस्तान में तो इसका रेशो कुछ ज़्यादा ही है. बाहर ममालिक में तो फिर भी इस पर बैन लगा दिया गया है, पेपर बैग्स का यूज़ है. क्यों? इसका या तो इसका रिसाइकलिंग भी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और हमारे यहाँ जो सबसे आसान तरीका है पॉलीथीन बैग्स वगैरह को या डिस्कार्डेड मटेरियल को हटा देने का, वो ये कि हम उठाते हैं और जगह पे जमा करते हैं और उसे जला देते हैं. अब उसके लिए नंबर ऑफ पॉलीथीन बैग्स मौजूद है. एक पॉलीथीन बैग में से निकलने वाला स्मोक 100 सिगरेट्स के बराबर है. एक पॉलीथीन बैग चाहे वो किसी भी नेचर का हो, रफली हो, स्मॉलर हो, लार्जर हो, एक पॉलीथीन बैग में से नॉर्मल रेंज 100 सिगरेट्स के बराबर उसमें से स्मोक निकलता है, जो हमारे लंग्स के लिए क्या है, एक जहर है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम जलाना ज्यादा पसंद करते हैं, रिसाइकलिंग में ले जाना जाहिर सी बात है, मशीनरी इक्विपमेंट पैसा लगता है उस सब पे, तो हम इससे अवॉइड करते हैं. तो बाहर ममालिक में तो इसकी रिसाइकलिंग के रिलेटेड हम स्टैंडर्ड साइज बनाते हैं. सही है, इसका एक स्टैंडर्ड हमने साइज रखा हुआ है, ना उससे लो ना उससे हाई, ताकि एक्वेटिक लाइफ को भी इससे नुकसान ना हो. तो हम डिस्कार्डेड मटेरियल अगर देखें तो अपनी सी साइड पे जाके देखते हैं वहां पे कितना मटेरियल होता है. वो उन तमाम एनिमल्स के लिए क्या है, सही है, उनकी मौत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जाके रोक देता है पानी के अंदर और उन्हें जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो जाहिर सी बात है उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है.
तो अगर हम भी यहाँ पाकिस्तान में पॉलीथीन बैग बनाते हैं, आप देखते हैं ब्लैक कलर भी है, कोई स्मूथ है, कोई रफ है, हर एक मार्ट का जो है वो अपना कस्टमाइज्ड नजर आ रहे होते हैं। तो इस सब में बेशक बनाएं, लेकिन ऐसा बनाएं कि उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी हम ले जा सकें। Second one example is formation of PVC. PVC. Full name is polyvinyl chloride. PVC पाइप्स के नेम आपने सुने हो, है ना? अब तो उसका ना अल्ट्रा PVC और आपके पास जो है वो स्पेसिफिक PVC, ये सारी रेंज भी हमें नजर आती है। कैसे बनता है सबसे पहले देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ Cl मौजूद है। अगर मैं इसका IUPAC नेम पूछूं तो आप कहेंगे क्लोरोईथीन, लेकिन इसका कॉमन नेम, दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो उसे कहते हैं विनाइल, और विनाइल के साथ कौन अटैच है? क्लोरीन। तो आपने क्या नाम लिखा? विनाइल क्लोराइड। नहीं पता तो आज से पता लग जाएगा। इस विनाइल क्लोराइड के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, टेम्परेचर रखा 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली, और यहाँ कैटलिस्ट डाला जाता है H2O। ये कैटलिस्ट और इस पूरी कंडीशन पर पाई बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक। लेकिन बनेगा क्या? CH2 यहाँ बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, क्लोरीन अपनी जगह पर है और ये अपने एक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा। इसके लिए मैंने लिखा N which is known as polyvinyl chloride। सही, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है और वो ये कि जब आपने पहली एग्जाम्पल लिखी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, तो उसके बाद उसका यूज भी लिख लीजिएगा। सही, चाहे तो इंटरनेट से सर्च कीजिएगा और 1 से 2 यूजेस लिख लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन बैग्स एक तो हमें पता ही। इसी तरह जब आप फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी में जाएं तो वहां पर भी एक से 2 यूजेस आप अपने पास मेंशन कर सकते। सही, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिव पाइप्स। नेक्स्ट वन एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA जिसे आप कहते हैं। इसका मतलब विनाइल तो ऐसे ही रहेगा, ये रहा CH2 CH डबल बॉन्ड, और ये रहा एसीटेट CH3COO, और इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम कंडीशन है इत्तेफाक से दोनों की, तो याद करने में बड़ी आसानी। और इसमें फिर वही पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है पर्टिकुलर कंडीशन पर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज और ह्यूज मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA। बहुत शौक होता है च्युइंगम्स का, वैरायटी ऑफ बबल्स। दुनिया में जहां कहीं पर भी ये इंडस्ट्री मौजूद है, तो उसका सबसे बेसिक पर्पस और यूज आपके सामने च्युइंगम नजर आता है। च्युइंगम इट इज अ काइंड ऑफ द प्लास्टिक। ये पॉलीथीन ले लीजिए, PVC ले लीजिए, PVA ले लीजिए, ये सब प्लास्टिक की टाइप्स। तो क्या आपके पास आपने नोट किया होगा कि बबल गम खा रहे हैं, बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं तो इट बिकम्स हार्डर, है ना? और अगर चाय कॉफी वगैरह ले लें तो इट बिकम्स सॉफ्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। इसलिए कहते हैं कि इसे स्टमक के लेवल तक ना लेकर जाएं, वरना ये स्टमक वॉल के साथ क्या हो जाती है, स्टिक, और इतनी आसानी से डाइजेस्ट या हाइड्रोलाइज नहीं होती। तो च्युइंगम फॉर्मेशन में कौन सा केमिकल, कौन सी प्लास्टिक यूज होती है? दैट इज PVA। These are the 3 types of the addition polymerization. सेम है सब में बिहेवियर, कि बॉन्ड टूट रहे हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। ये बात जहन में बिठा लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है विच क्वालिटी ऑफ PVC एंड विच क्वालिटी ऑफ PVA रिक्वायरमेंट इज प्रेजेंट। Second type. The second type is condensation polymerization.
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको वर्ड कंडेंसेशन का मतलब पता हो। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, ये जो कंडेंसेशन है इसका मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ वाटर, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर, सही है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ, बाई प्रोडक्ट कौन है वहां पर, वाटर। यानी कोई मोनोमर आपस में कंबाइन तो होते होंगे और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते होंगे, बट विद द लिबरेशन ऑफ द वाटर। नंबर ऑफ ह्यूज मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल है, इवन आपके बायोकेमिकल से रिलेटेड ही इतने केमिकल्स हैं इसमें, लेकिन हम वहां से अवॉइड करते हैं और आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बताते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट। यानी condensation polymerization is a type of polymerization in which the polymer is formed with the liberation or with the formation of the byproduct as water. इसकी एक एग्जाम्पल और इस एक एग्जाम्पल से पता नहीं कितने नंबर ऑफ MCQs जो है वो आ जाते हैं। इस साल भी जो रिसेंटली आपके पास मेडिकल टेस्ट हुआ है उसमें भी फिनॉल और प्लस इससे जो है वो बैकेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद था। कौन सा क्वेश्चन था मैं आपको अभी इसी में ही बताऊंगी इक्वेशन। इसके लिए सबसे पहले तो आप इस हेक्सागोनल रिंग को पहचानते हैं, और अगर मैं इसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड बना दूं तो भी आप पहचानते हैं, और उसके साथ अगर मैं OH अटैच कर दूं तो आप इसका नाम भी जानते हैं, विच इज नोन एज फिनॉल। इसी तरह मैं यहाँ पर एक कंपाउंड बनाऊं, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और दोनों साइड पर मैंने H लगा दिया। अगर मैं इसका IUPAC नेम पूछूं, दैट इज मीथेन। लेकिन मीथेन के अलावा आपके पास यहाँ पर इसका एक और नाम भी था, कॉमन नेम, विच इज फॉर्मएल्डिहाइड। फिर यानी ये जो मैं सीरीज बना रही हूँ ये मोनोमर की सेटिंग है, और मोनोमर इसके अंदर कौन कौन है, 2 फिनॉल और 1 फॉर्मएल्डिहाइड। तो ये क्या मौजूद है, 2 फिनॉल और 1 फॉर्मएल्डिहाइड। ये मोनोमर की सेटिंग हमें नजर आती है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसे लेते हैं। लेकिन मैं प्रोडक्ट नहीं बना सकती जब तक कि मैं आपको आगे की बात समझा ना दूं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो मैंने हेक्सागोनल रिंग बनाई है इसका मतलब है ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, है ना। और कार्बन के साथ इस वक्त एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, और अगर मैं इसके डबल बॉन्ड भी लगा दूं तो इसकी सेटिंग कुछ ऐसे नजर आती है। इज इट क्लियर? ये एक फिनॉल, ये आपके पास फॉर्मएल्डिहाइड। इतना कीनली रिएक्शन को समझाने की कोई तो वजह होगी, वरना तो सिंपल प्रोडक्ट बना हो, कह दूं बेटा ये प्रोडक्ट बन गया है। समझाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ही इस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन बन जाता है, सही। तो ये रहा नेक्स्ट फिनॉल। अब फिनॉल में आप जानते हैं और आप देख रहे हैं कि एक OH मौजूद है और हर कार्बन के साथ एक एक है हाइड्रोजन मौजूद। अच्छा, अब देखिए होता क्या है। होता सिंपल यहाँ पर ये है, जरा मैकेनिज्म पर ध्यान दें। फिनॉल का एक हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन, और इस फिनॉल का भी एक हाइड्रोजन आपस में इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट करवा देते हैं। आप देखिए मैंने एरो के ऊपर लिख दिया है ना, -H2O, दैट इज लिबरेशन ऑफ वाटर। आप चाहें तो प्रोडक्ट साइड पर भी H2O लिख सकते, एक ही बात है, सही। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर जब ये रिमूव हो जाएगा तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है ना। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो अब आपके पास देखिए रिएक्शन बनेगा कैसे। रिंग में देखेंगे तो हमें कोई फर्क ही नहीं लगेगा कि हाइड्रोजन यहाँ से गया भी है या नहीं गया है ना, इसीलिए स्ट्रक्चर ओपन करके बताया। तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई हाइड्रोजन के जाने से, यहाँ बाकी बचा सिर्फ CH2, है ना। और यहाँ पर भी इस कार्बन की वैलेंसी फिनॉल के क्या हो गई, कम हो गई।
अनबैलेंस है। तो ये सब क्या करते हैं, देखें आपस में ऐसे कंबाइन होता है। जो कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ बेटा, सिर्फ लिखने का मकसद बार बार ये है कि आप इस पॉइंट को समझ लें। ये कंबाइन करता है CH2। CH2 कंबाइन हो जाता है उस कार्बन ऑफ फिनॉल के साथ जिसकी वैलेंसी का प्रॉब्लम चल रहा है, और इस तरह इसका मतलब दो फिनॉल के दरमियान एक CH2, और यहां से भी मैंने बॉन्ड बनाया, राइट से भी और लेफ्ट से भी मैंने बॉन्ड बनाया, और इसके साथ मैंने मेंशन कर दिया N। This is how the removal of water is taking place with the help of the two phenol and the one formaldehyde. And this plastic is known as bakelite. सबसे पहले तो मैं इसके यूज पे बात कर लूं कि आखिर इसे बताने की वजह क्या है। जितने भी दुनिया भर में स्विच बोर्ड्स, स्विच बटन्स, सही, और जितने भी कैमरा बॉडी बनाई जाती है, वो सब की सब जिस प्लास्टिक से बनाई जाती है दैट इज बेकेलाइट। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इक्विपमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। फिर उसके लिए कनेक्टिविटी बोर्ड्स भी चाहिए, कनेक्टिविटी वायर्स भी चाहिए, सही है, सॉकेट्स भी चाहिए, बटन्स भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, और उसको बनाने के लिए कौन सी प्लास्टिक चाहिए? बेकेलाइट। क्वेश्चन क्या बना था? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बेकेलाइट हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बेकेलाइट हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय, उसमें ऑप्शन लिखे फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाला कौन है वाटर फॉर्मेशन में? फिनॉल, है ना। और ये सवाल ऐसे भी बन सकता है, क्या ऑक्सीजन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय। अब होता क्या, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीजन फिनॉल में भी मौजूद है बेटा, तो वहां फिनॉल के OH को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा रिएक्शन। तो कौन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट? सही, तो वहां पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट रिमूवल ऑफ वाटर में हेल्प करता है ऑक्सीजन लिबरेशन से फॉर्मल्डिहाइड यानी मीथेन। अब वो आपको नाम IUPAC पैटर्न पर दे या फिर कॉमन पैटर्न पर दे, आपने दोनों तरह से बात समझनी है और देखनी है, सही। दिस इज हाउ द बेकेलाइट फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। आप क्या करेंगे, फिर से वही बात, सिर्फ अधूरी बात नहीं लिखेंगे। बेकेलाइट आपने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन लिखी, देन आपने ये इक्वेशन लिखी, और उसके बाद आपने इसका यूज लिखा। और यूज आप सर्च कर सकते हैं, जो मैंने बताया है आप उसे भी एज इट इज लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन यूज के बगैर कोई बात होगी नहीं। तो अब 4 to 5 मार्क्स के लिए आ जाए कि डिफाइन पॉलीमराइजेशन, गिव इट्स टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपने पूरी बात करनी है, अधूरी बात नहीं करनी। तो ये पूरी बात का मतलब जितनी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं तो उसकी कोई वजह ही होगी। जितनी एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं काइंडली उस सबको आपने याद करना है। तो ये तो ऐसा ऐसा ऑर्गेनिक के रिएक्शंस की तरफ हम आ रहे हैं। These are the two topics of the चैप्टर 6, क्रैकिंग एंड पॉलीमराइजेशन, जिनकी डेफिनेशन वाइज अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन रिएक्शन वाइज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। दोनों के नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में जमीन आसमान का फर्क। तो यहां तक आपके पास ये क्रैकिंग एंड पॉलीमराइजेशन वाली बात खत्म है। आपको याद होगा हमने चैप्टर 6 में पहले होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड बात पढ़ी थी। जब आप नेक्स्ट क्लास में बैठे हैं तो आपका टास्क है कि आप होमोलोगस सीरीज याद करके बैठेंगे। सही है, डिटेल लिखी भी आपके पास बुक में भी है, प्रीवियस लेक्चर्स निकालिएगा वहां पर भी होगी, और आपके की पॉइंट्स लिख पाए होंगे, और चैप्टर 6 के नोट्स में भी याद करके बैठिएगा बेटा, इसे याद करना है, सही है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे बात कर सकूं। मैं चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ विच इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सही। अगर मैं चैप्टर 6 के सारे इन छोटे छोटे टॉपिक्स के दरमियान भी नंबर 1 नंबर 2 की कैटेगरी बनाऊं
तो चैप्टर 6 में से सबसे पहला क्वेश्चन हम एज अ एग्जामिनर जो बना रहे होते हैं वो आइसोमेरिज्म से उठाते हैं, और इसके दो तरीके होते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जाहिर सी बात है आपको पता है, जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगी फिर आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी ताकि आप टॉपिक को इवेलुएट कर सकें। What do you mean by the isomerism? Iso means same. And अगर मैं आपसे कहूं कि मर्ज, ये जो आइसोमेरिज्म है ना, ये प्रोसेस का नाम है, तो ये यहाँ पर इस तरह से मौजूद है। आइसो, आइसो मीन्स सेम, मर्ज मीन्स अभी आपने पढ़ा यूनिट, इसका मतलब सेम यूनिट। आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of two or more than two compounds remains same. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक दूसरे से डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। याद कीजिए, मैंने आपको C6H12 है ना, अगर मैं इससे बनाऊं तो यहाँ पर 1 हेक्सीन बन सकता है, 6 कार्बन। डबल बॉन्ड आपने यहाँ लगाया, इस तरह आपने हाइड्रोजन कंप्लीट किया, और लास्ट वन आपने लगा दिया H3, लेकिन इससे एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है। सिंपल। व्हाट इज दिस? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? आपको याद होगा, C6 और H12, C6H12। तो क्या मतलब? फॉर्मूला रिमेन सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। इस तरह पता नहीं कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आई होगी।